आप ऐसी जनजाति की कल्पना कर सकते हैं जहां पुरुष एक समय में 10 से अधिक पत्नियां रखते हो? हज्जा जनजाति में आपका स्वागत है, जो पृथ्वी पर अंतिम बचे शिकारी समाजों में से एक है। उत्तरी तांजानिया में बसे हज्जा लोग जीवन का एक अनोखा तरीका अपनाते हैं, जो हजारों वर्षों से विकसित हुआ है और अपनी भूमि और परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम उनकी जीवंत संस्कृति, सामाजिक संरचनाओं और हमारी तेजी से बदलती दुनिया में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाएंगे। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों, हज्जा के बीच पुरुषों के लिए कई पत्नियां रखना असामान्य नहीं है, अक्सर एक समय में 10 से अधिक। यह प्रथा जनजाति की खानाबदोश जीवन शैली और संसाधन जुटाने में सहयोग की आवश्यकता से उपजी है। कई पत्नियां रखने से पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं और यह सुनिश्चित होता है कि बच्चों की देखभाल सामूहिक रूप से की जाए। विवाह आमतौर पर दोनों पक्षों की सहमति से तय किए जाते हैं, जिससे समुदाय के भीतर सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। हज्जा खानाबदोश जीवन शैली जीते हैं, भोजन और संसाधनों की तलाश में लगातार घूमते रहते हैं। वे आमतौर पर शाखाओं और पत्तियों से बनी अस्थायी संरचनाओं में डेरा डालते हैं, जिन्हें सेरेंगेटी और गोरोंगोरो क्रेटर सहित तांजानिया के विविध परिदृश्यों को पार करते समय जल्दी से इकट्ठा और अलग किया जा सकता है। यह गतिशीलता केवल व्यवहारिक नहीं है, यह भूमि के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाते हैं, जिससे उन्हें पर्यावरण का निरंतर उपयोग करने की अनुमति मिलती है। हज्जा समाज में कोई स्थायी नेता या कठोर पदानुक्रम नहीं है। समुदाय की मजबूत भावना को बढ़ावा देते हुए परिवार सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। यह समतावादी संरचना खुली बातचीत और साझा जिम्मेदारियों की अनुमति देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक सदस्य जनजाति के अस्तित्व और कल्याण में योगदान देता है। हज्जा समुदाय की सबसे खास विशेषताओं में से एक है लैंगिक समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। जहां पुरुषों को अक्सर उनके शिकार कौशल के लिए मनाया जाता है, वहीं महिलाओं को चारा खोजने और बच्चों की देखभाल में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए समान रूप से सम्मानित किया जाता है। महिलाओं को खाद्य और औषधीय पौधों का व्यापक ज्ञान है, जो उन्हें परिवार को बनाए रखने और जनजाति के समग्र स्वास्थ्य में योगदान करने में सक्षम बनाता है। यह संतुलन उनके समाज की सरकारी प्रकृति को रेखांकित करता है, जहां दोनों लिंग अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इस जनजाति के भीतर विवाह में अक्सर व्यवस्थित मिलन शामिल होता है, फिर भी दूल्हा और दुल्हन दोनों की सहमति सर्वोपरि होती है। इन व्यवस्थाओं में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि विवाह न केवल व्यक्तियों के बजाय समूहों के बीच गठबंधन के रूप में देखा जाता है। इन मिलनों को नृत्य और दावतों सहित जीवंत अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है, जो सामुदायिक संबंधों को मजबूत करते हैं। पारंपरिक शादी की पोशाक प्रतीकात्मक में समृद्धि होती है, जिसमें अक्सर जटिल मनके होते हैं, जो जोड़े की वंशावली और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। हज्जा को शिकारी के रूप में पहचाना जाता है, जो बबूल की लकड़ी से बने धनुष और धातु या हड्डी से बने तीर का उपयोग करते हैं। शिकार के लिए अत्यधिक धैर्य और कौशल की आवश्यकता होती है। पुरुष अक्सर जंगल में चुपचाप घूमते हैं, जानवरों पर नजर रखने के लिए छिपकर और रणनीति अपनाते हैं। वे धीमी सीटियों और इशारों का उपयोग करके संवाद करते हैं, जो वन्यजीवों को परेशान किए बिना प्रयासों के समन्वय के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा शिकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राकृतिक रोशनी देती है, जो दृश्यता बढ़ाती है। जहाँ पुरुष शिकार में संलग्न होते हैं, वही महिलाएं फलों, कंदों, मेवों और विविध पौधों को इकट्ठा करने, चारा ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्थानीय वनस्पतियों के बारे में उनकी गहरी समझ उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक पौष्टिक और औषधीय संसाधनों की पहचान करने में सक्षम बनाती है। यह विशेषज्ञता न केवल व्यवहारिक है, बल्कि सांस्कृतिक ज्ञान का भी एक रूप है, जिसे पीढ़ियों से साझा किया जाता है, जिसमें अक्सर पौधों और उनके उपयोग के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए कहानी सुनाना शामिल होता है।
आप ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हजाबे जनजाति घड़ियों या कैलेंडर पर भरोसा नहीं करते हैं। इसके बजाय समय की उनकी अवधारणा प्राकृतिक दुनिया में गहराई से निहित है। वे सूर्योदय के साथ जागते हैं, मौसम के आधार पर शिकार करते हैं और इकट्ठा होते हैं और प्रकृति की लय के अनुसार अपनी गतिविधियों को समायोजित करते हैं। उनके लिए एक तरल अनुभव है जो सूर्य की बदलती स्थिति, जानवरों के व्यवहार और संसाधनों की उपलब्धता को चिन्हित होता है। वे अपने दिनों की योजना चंद्र चक्र या मौसमी परिवर्तनों के आसपास बना सकते हैं, जिससे प्रकृति उनकी दिनचर्या तय कर सके। यह दृष्टिकोण उनके पर्यावरण के साथ गहरा संबंध विकसित करता है, जिससे प्रत्येक क्षण उनकी जीवित रहने की रणनीति का हिस्सा बन जाता है। भूमि के साथ ऐसे सामंजस्य में रहने की कल्पना करें जहाँ समय घड़ी की टिक टिक से नहीं बल्कि जीवन के नब्ज से मापा जाता हो। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि कैसे उनका अस्तित्व प्रकृति के साथ एक शाश्वत नृत्य का प्रतीक है? तांजानिया के कठोर वातावरण में पानी ढूंढना हज्जा के लिए महत्वपूर्ण है। वे भूमि के बारे में अपने गहन ज्ञान पर भरोसा करते हैं, जानवरों या विशिष्ट पौधों के व्यवहार जैसे सूक्ष्म संकेतों को पहचानते हैं जो आसपास के जल स्रोतों का संकेत देते हैं। वे अक्सर सूखी नदी के तल में खुदाई करके या उन क्षेत्रों की पहचान करके पानी पा सकते हैं जहां वन्यजीव इकट्ठा होते हैं। यह कौशल जीवित रहने के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से शुष्क मौसम के दौरान, और प्रकृति और उनके पर्यावरण के साथ उनके गहरे संबंध को प्रदर्शित करता है। शहद हज्जा संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो खाद्य स्रोत और सामाजिक स्नेहक दोनों के रूप में कार्य करता है। यह न केवल एक स्वादिष्ट व्यंजन है बल्कि एक संसाधन भी है जो समुदाय के सदस्यों के बीच सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देता है। शहद इकट्ठा करने की प्रक्रिया में टीम वर्क और बहादुरी शामिल होती है, क्योंकि इसमें अक्सर पेड़ों पर चढ़ने और आक्रामक मधुमक्खियों से निपटने की आवश्यकता होती है। यह प्रथा सांप्रदायिक भावना को उजागर करती है, जो उनके जीवन के तरीके का केंद्र है। साझा अनुभव उनके सामाजिक बंधन को मजबूत करते हैं। वे जनजाति साही का शिकार करती है और उसे खाती है, और यह प्रक्रिया स्वयं प्राणियों की तरह ही दिलचस्प होती है। अपने तेज कलमों और रात्रिचर आदतों के कारण साही शिकारियों के लिए एक अनोखी चुनौती पेश करते हैं। हज्जाबे का कांटेदार जानवरों को ट्रैक करने के लिए अपने गहन कौशल और भूमि के ज्ञान का उपयोग करते हैं। अक्सर रात में उनका शिकार करते हैं जब वे सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। हस्त निर्मित धनुष और तीर का उपयोग करते हुए वे चुपचाप पहुंचते हैं। अपने शिकार को पकड़ने के लिए चुपके और रणनीति पर भरोसा करते हैं। एक बार सफलतापूर्वक शिकार के लिए जाने के बाद साही न केवल एक हार्दिक भोजन प्रदान करती है बल्कि विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि शिल्प उपकरण या सजावट के लिए अपने कलमों का उपयोग करने का अवसर भी प्रदान करती है। साही के मांस का सेवन एक सांप्रदायिक मामला है जो जनजाति के भीतर संबंधों को मजबूत करता है, क्योंकि वे शिकार के पुरस्कार में हिस्सा लेते हैं। ये जनजाति बंदरों को खाती है और उनके कारण व्यवहारिक और सांस्कृतिक दोनों है। बंदर प्रोटीन का एक मूल्यवान स्रोत है जो चुनौतीपूर्ण सवाना वातावरण से जनजाति के लिए ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। इनका शिकार करने के लिए कौशल और टीम वर्क की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन फुर्तीले प्राणियों को पकड़ना मुश्किल होता है। बंदर के मांस का सेवन सामुदायिक बंधनों को बढ़ावा देता है। प्रत्येक शिकार को एक साझा उत्सव में बदल देता है, जो जनजाति के सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। शिकार करने और पकड़ी गई चीजों को साझा करने का कार्य जानवरों के प्रति उनके गहरे सम्मान और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी अभिन्न भूमिका को दर्शाता है। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि इस तरह से आहार विकल्प प्रकृति से उनके संबंध को कैसे उजागर करते हैं? दुनिया में जहां सभी देश विनिमय के लिए अपनी मुद्रा का उपयोग करते हैं, हज्जा समुदाय में वे मौद्रिक लेन देन में संलग्न नहीं होते हैं। इसके बजाय वे साझा करने की एक प्रणाली का अभ्यास करते हैं, जहां व्यक्तिगत संसाधनों को उधार दिया जाता है और बाद में वापस करने की उम्मीद की जाती है। पारस्परिकता की यह प्रणाली समुदाय के भीतर विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देती है। हालांकि जैसे जैसे
वे पड़ोसी समुदायों के बीच बातचीत करते हैं, वे व्यापार में संलग्न हो जाते हैं। स्थानीय बाजारों में हस्त निर्मित टोकरियां, जटिल गहने और अन्य शिल्प भी बेचते हैं। अर्जित धन का उपयोग अक्सर उनके वातावरण में अनुपलब्ध वस्तुओं की खरीदी करने के लिए किया जाता है, जैसे आधुनिक उपकरण और कपड़े। पारंपरिक गीत अक्सर पूर्वजों की कहानियों और महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करते हैं, जो सांप्रदायिक आग के आसपास प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे एक गर्मजोशी भरा और आकर्षक माहौल बनता है। उनके संगीत की लय और धुन उनके अनुभवों और इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई होती है। कहानी सुनना उनकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हज्जा के कपड़े उनकी कुशलता और प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाते हैं। जानवरों की खाल और पौधों के रेशों से बने उनके परिधान अक्सर मोतियों, बीजों और सीपियों से सजाए जाते हैं, जो न केवल सजावट के रूप में बल्कि समुदाय के भीतर पहचान और सामाजिक स्थिति के मार्कर के रूप में भी काम करते हैं। जीवंत रंग और पैटर्न अक्सर पहनने वाले की पारिवारिक इतिहास और उपलब्धियों के बारे में एक कहानी बताते हैं, उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति और गहरी सांस्कृतिक जोड़ों को दर्शाते हैं। हज्जा के जीवन का एक आकर्षक पहलू आग शुरू करने का उनका तरीका है, जो जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण कौशल है। साधारण उपकरणों, एक मजबूत छड़ी और लकड़ी के पतले टुकड़े का उपयोग करके वे सूखी घास या पत्तियों को जलाने के लिए घर्षण पैदा करते हैं। यह प्राचीन तकनीक उन्हें अब उनके पूर्वजों से जोड़ती है और पीढ़ियों से चले आ रहे एक महत्वपूर्ण कौशल को संरक्षित करती है। आग बनाने में निपुणता आवश्यक है, क्योंकि आग का उपयोग न केवल खाना पकाने के लिए बल्कि गर्मी, सुरक्षा और सामाजिक समारोह के लिए भी किया जाता है। शिकारी कुत्ते हज्जा की शिकार रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कुत्ते, जिन्हें अक्सर छोटी उम्र से प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेकिंग और कॉर्नरिंग में गेम सहायता करते हैं। शिकारी और कुत्तों के बीच साझेदारी हज्जा शिकार की सहकारी प्रकृति का उदाहरण देती है, जिससे उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है और जानवरों के व्यवहार के बारे में उनकी गहरी समझ प्रदर्शित होती है। हज्जा और उनके कुत्तों के बीच का बंधन जीवित रहने में भागीदारी के रूप में जानवरों के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। हज्जा जनजाति में शिकार के लिए पर्यावरण की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। पुरुष चुपचाप चलते हैं, एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए अक्सर विशेष इशारों और धीमी सीटियों का उपयोग करते हैं। यह मुख्य संचार गतिविधियों के समन्वय और वन्य जीवन को परेशान किए बिना सफल शिकार सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हज्जा अधिकांश आधुनिक समाजों की तुलना में शिक्षा को अलग ढंग से देखते हैं। बच्चे वयस्कों को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं। औपचारिक स्कूली शिक्षण के बजाय व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से व्यवहारिक कौशल हासिल करते हैं। शाम की आग के आसपास कहानी सुनने के सत्र आवश्यक है, क्योंकि बुजुर्ग सबक और सांस्कृतिक ज्ञान साझा करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि परंपराएं पीढ़ियों से चली आ रही है। हज्जा संस्कृति के लिए कलात्मक अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, जो अक्सर उनके मन के टोकरी बुनाई और अन्य शिल्पों में दिखाई जाती है। ये वस्तुएं न केवल कार्यात्मक है बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं। जटिल डिजाइन और पैटर्न उनकी पहचान, कहानियों और आध्यात्मिक विश्वासों को दर्शाती है। शिल्प अक्सर उनके सामाजिक आदान प्रदान में भूमिका निभाते हैं और न केवल उनकी उपयोगिता के लिए बल्कि इसके शामिल कलात्मकता को और बढ़ावा देती है। अपनी समृद्ध विरासत के बावजूद हज्जा को आज महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि, पर्यटन और संरक्षण प्रयासों के कारण उनकी भूमि पर अतिक्रमण से उनकी पारंपरिक जीवन शैली को खतरा है। जैसे जैसे आधुनिक प्रभाव उनके जीवन में प्रवेश करते हैं, उनकी संस्कृति को संरक्षित करने और समकालीन वास्तविकताओं को अपनाने के बीच नाजुक संतुलन तेजी से चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से उनके शिकार और चरागाह के तौर तरीकों पर भी खतरा पैदा हो रहा है, जिससे संसाधनों की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। विभिन्न संगठन और वकील
हाजा की जीवन शैली को संरक्षित करने के उनके प्रयासों में उनका समर्थन करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य जनजाति को उनकी परंपराओं का सम्मान करते हुए सशक्त बनाना है। संरक्षणवादियों के साथ सहयोग से ऐसे समाधान निकल सकते हैं जो उनकी भूमि की रक्षा करते हुए उन्हें अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखने की अनुमति देते हैं। जैसे जैसे उनके आसपास की दुनिया विकसित हो रही है, हज्जा आधुनिक प्रभाव से अछूत नहीं है। कुछ समुदाय के सदस्यों ने आधुनिक कपड़ों और उपकरणों को अपनी जीवन शैली में शामिल करना शुरू कर दिया है। पारंपरिक और समकालीन जीवन शैली का यह मिश्रण पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। यह उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जोखिम भी पैदा करता है।